मैं विक्रम सिंह यादव आप सभी दर्शकों और विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। परीक्षा की तैयारी से आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि समझाने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है और आज तक जिस विद्यार्थी को संधि समझ में नहीं आई है या ये संधि या कोई भी संधियाँ, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो विद्यार्थी कहते हैं कि संधि हमारी समझ में नहीं आती है, ऐसे विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस चैनल को जब तक परीक्षा नहीं हो जाती ज्वाइन करते रहें। तो कौन सी संधि है जो वास्तव में कठिन भी है और विद्यार्थी उसमें अटक जाते हैं, उस संधि के विषय में हम बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। और किताबें तो आपके पास हैं, जैसे आप लोगों के पास हैं, सब कुछ है और आप लोगों को विद्यालय भी मिले हैं, शिक्षण कार्य भी हो रहा है विद्यालयों में, अध्यापक गण आप लोगों को पढ़ाते भी हैं। लेकिन क्या कारण है जो आप लोगों को संधि और या कोई चीज़ जो बताई जाती है स्कूल में वो समझ में नहीं आती है। तो हम ये इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि संधि आखिर कैसे समझें। और संधि का नाम है विसर्ग संधि। जी हाँ, क्या नाम है? संधि का नाम है विसर्ग संधि। और एक मिनट हम आपको और बता दें, आज जो वीडियो हमारा बन रहा है, जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही पवित्र पावन दिन है। गंगा स्नान की छुट्टी है, लेकिन परीक्षा की तैयारी को लेकर बच्चों में जो उत्साह दिख रहा है वो ऑफलाइन और ट्यूशन की क्लासें ज्वाइन किए हैं, छुट्टी का समय निकाल करके भी पढ़ रहे हैं। और इस दृष्टि से तो आप जान सकते हैं कि पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है और पढ़ाई को वैल्यू देने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई की कीमत पता है। तो देखिए, आज हम विसर्ग संधि पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, साफ साफ लिखा हुआ है विसर्ग संधि। विसर्ग और ब्रैकेट के यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर ये दो बिंदी रखी हुई हैं। कहता है विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन वर्ण होने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग कहते हैं। हाँ जी हाँ, ये संधि बता रही है कि विसर्ग के आगे जो स्वर और व्यंजन होते हैं उनमें कोई बदलाव हो जाए, विकार हो जाए, तब हम विसर्ग संधि कहते हैं। और संधि का नाम है विसर्जनीयस्य सह। ये संस्कृत में दी गई है जो पुस्तक है हमारे पास। कहता है विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण, तो हम आपको बता दें, अगर आपने प्रत्याहार पढ़ा होगा तो खर प्रत्याहार में अक्षर आते हैं वर्गों का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, यानी कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और तीनों सा ये खर प्रत्याहार में आते हैं। जी हाँ, इसको फिर से रिपीट कर लीजिए। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और तीनों सा तीनों सा जो हैं ये मिल करके खर प्रत्याहार बनता है। अगर खर प्रत्याहार का कोई भी अक्षर आता है तो विसर्ग के स्थान में सा हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान में सा हो जाता है। तो हमने आपको बताया कि खर प्रत्याहार क्या होता है। विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार, यहाँ जैसे उदाहरण आप देख पा रहे हैं तो लिखा है हरिः प्लस चरत, लिखा हुआ है हरिः प्लस, क्या लिखा हुआ है? हरिः प्लस चरत। तो हरिः यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर आपको ये दो बिंदी दिखाई दे रही है, विसर्ग है, और चरत लिखा है। चरत जैसा कि हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी समझ में बिल्कुल 2 मिनट के अंदर ये विसर्ग संधि आएगी। यहाँ पर विसर्ग के बाद
किसी भी वर्ग का पहला अक्षर या दूसरा अक्षर या तीनों सा में से कोई भी सा, दंती सा, मूर्धन्य सा और तालव्य सा, 3 सा होते हैं। इनमें से कोई सा अगर आ जाता है तो हमारा संधि यही बन जाता है विसर्ग संधि। तो होता क्या है, यहाँ दूसरा देख लीजिए, नरः प्लस चलत। तो यहाँ पर चा लिखा हुआ है, चा है अपने वर्ग का पहला अक्षर। जी हाँ, जैसे टा है तो टा अपने वर्ग का पहला अक्षर, चाहे टा होता चाहे ठा होता। चा है, चा और छा, यानी पहला यानी वर्गों का, आप देख रहे हैं लिखा होगा, वर्गों का प्रथम द्वितीय और सा, ये 3 यानी 2 अक्षर हों कम से कम, दोनों में से कोई 2 अक्षर नहीं, यानी कि चाहे टा हो चाहे ठा हो, चाहे चा हो चाहे छा हो, चाहे ता हो चाहे था हो, चाहे जा हो चाहे जा। गलत हो गया क्योंकि चा अक्षर के वर्ग में जा आ जाता है। तो चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, यानी पहला अक्षर और दूसरा अक्षर हो या फिर सा, इनमें से कोई अक्षर हो तो हमारा बन जाता है कौन सा, आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं, ये बन जाता है विसर्ग संधि। तो देखिए अब आगे क्या हो जाता है, इसको आप समझ लीजिए बस। जैसे लिखा है नरः प्लस चलत, तो आगे जो विसर्ग होता है, इस विसर्ग का क्या हो जाता है, अगर पहला अक्षर वर्ग का, दूसरा अक्षर या तीनों सा में से कोई अक्षर आता तो विसर्ग का क्या होता है, आखिर वो विसर्ग कहाँ चला जाता है, उस विसर्ग के ऊपर क्या दिक्कत आ जाती है, क्या मुसीबत आ जाती है, बस इस बात को समझ लीजिए। ये 2 वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर आने से या सा आने से विसर्ग जो है बदल जाता है सा में। इसी विसर्ग का आगे आप देख पा रहे हैं, हरिह के बजाय हो गया हरिस और सा में हलंत लग गया, यानी आधा सा बन गया। आगे चरत लिखा है तो चरत ही रहेगा और वही सा आगे चल करके जो यहाँ पर आधा सा बना हुआ है और ये वाला चा बना हुआ है, ये वाला चा बना हुआ है, तो इसके नियम में एक अगली संधि हम अगले टर्न में पढ़ा देंगे। इससे ये तालव्य सा बन जाता है, ये तालव्य सा बन जाता है, यानी चा वर्ग आने से इधर चा वर्ग आने से ये सा का, इस दंती सा का तालव्य सा बन गया। या आप कह सकते हैं कि ये सा जिसके नीचे हलंत है वो आधा सा हो गया, आगे चा लिखा है वो ज्यों का त्यों। बदलाव केवल ये रहेगा कि आपका जो विसर्ग है वो सा में बदलेगा और सा में बदल कर वो आधा सा बन जाएगा। सा में बदल जाने के बाद वो आधा सा बन जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और भी उदाहरण है, जैसे कि नमः धन ते लिखा हो। अब नमः धन ते यहाँ पर लिखा तो नहीं है क्योंकि हम बुक के सहारे आज पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड का सहारा नहीं लिया। नमः प्लस ते लिखा हो तो नमः में विसर्ग है और ते लिखा हुआ है, ते अपने वर्ग का पहला अक्षर है, तो नमः का बन जाएगा सा के नीचे हलंत लगेगा, यानी आधा सा होगा। आगे अगर उसमें ते लिखा हुआ है तो सा से दंती सा जब आधा सा बनता है तो देख लीजिए इस तरीके से नमः और इसका आधा सा बनेगा तो ये बन जाएगा नमस्ते हो जाएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा और बोर्ड पर हम अगले दिन बताएंगे। तो इस तरीके से समझ में आया होगा कि जो हमारा विसर्ग संदेह, हम फिर से रिपीट करें, ध्यान से सुन लो पूरी एनर्जी के साथ 1 मिनट के लिए। और जब विसर्ग होता है, अक्षर के आगे 2 बिंदी रखी होती उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। उस विसर्ग के बाद अगर किसी वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर या तीनों सा 3 सा हो तो उनमें से कोई अक्षर आता है तो उस विसर्ग का सा बन जाता है, उस विसर्ग का आधा सा हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है नराधन चलत, तो नरस लिख गया, उसके बाद लिखा हुआ है
नरस चलत, यानी इस सा का चा आ जाने से तालव्य सा बन गया। गौधन, गौधन चरत लिखा है तो गौ ये विसर्ग है, इसके स्थान पर सा हो गया, चरत तो गौचरत। इतनी देर में आपकी समझ में ये आया जो विसर्ग संधि है, यह सूत्र है विसर्जनीय से साह। तो ये विसर्ग के बाद अगर चा वर्ग आता है या ता वर्ग का पहला अक्षर या दूसरा अक्षर, किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर आता है तो वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, यानी आधा सा हो जाता है। हलंत लगा करके लिख देते हैं और इस तरह से हमारी संधि बन जाती है। तो ये हमारी संधि जिसका नाम है विसर्जनीय सह, इसका सूत्र है और ये विसर्ग संधि के नाम से जानी जाती है। परिभाषा एक बार फिर, अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण कहता है, और चाहे आप मान लो खर प्रत्याहार नहीं तो चाहे आप मान लो कि खर प्रत्याहार के बजाय को किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और तीनों सा में से कोई भी अक्षर आता है अगर विसर्ग के बाद तो विसर्ग का सा बन जाता है। इस तरीके से ये संधि आप लोगों की समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है, ब्लैक बोर्ड नहीं था, तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं कि ये संधि आपकी समझ में आई या नहीं आई। मेहनत के साथ विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, मेहनत के साथ वीडियो तैयार किया जा रहा है, आप तक पहुंचाया जा रहा है, तो कम से कम इसको नियमित सुनने के लिए, नियमित हमारा वीडियो आप तक पहुंचे और आप लोगों के जानने वाले भी हमारे इस चैनल से जुड़ें, इसके लिए सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको वास्तव में हमारे चैनल से लाभ मिल रहा है और बहुत ही पावन और पवित्र दिन पर ये वीडियो हमारा बन रहा है, तो इस चैनल को आज इस कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के दिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अगर ऐसा आप करते हैं, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो हम गारंटी वादा के साथ आपको परीक्षा तक प्रतिदिन कोई न कोई वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।